प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। इस क्रम में आज हम जो सीखने जा रहे हैं, मूल रूप से जो हमारे फ्रेमवर्क्स की हम बात कर रहे थे, उसी क्रम में आज जिस फ्रेमवर्क की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है सैप-लैप एनालिसिस। सैप-लैप एनालिसिस के अलग अलग पहलुओं की आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि जो कूटनीतिक प्रबंधन है उसमें अलग अलग तरह के फ्रेमवर्क्स का या ढांचों का प्रयोग करके, स्ट्रक्चर्स का प्रयोग करके प्रबंधक किस प्रकार व्यवसायिक पर्यावरण की समझ विकसित कर सकते हैं और समझ विकसित करके किस प्रकार श्रेष्ठ निर्णयों को ले सकते हैं जो कि व्यवसाय को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करे और उन्हें भी लाभान्वित करे। आइए इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं सैप-लैप फ्रेमवर्क की। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये सैप-लैप है क्या। सैप-लैप में जैसा कि आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं, हमने इन सबको एक क्रम में रखा हुआ है। सबसे पहले जो सैप में एस जो है वो कहीं ना कहीं हमें सिचुएशन का रिप्रेजेंटेशन करता है, प्रतिनिधित्व करता है। ए हमें बताता है एक्टर्स कौन कौन है जो उस सिचुएशन में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आगे जो पी है वह प्रक्रिया की बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेसेस है। ठीक इसी प्रकार एल जो बात करता है वह है लर्निंग की। आगे हम बात करते हैं कि वे जो कारक है जो लर्निंग हमने की सिचुएशन का एनालिसिस करके, उससे जो कारक है वे क्या क्या एक्शन लेने जा रहे हैं। और अंत में हम बात करने जा रहे हैं कि इस फ्रेमवर्क का अंत होता है परफॉर्मेंस अर्थात कि हमने किसी परिस्थिति का अध्ययन किया, उसके कारकों का अध्ययन किया, कौन उसमें करता है और करता होने के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। इन सब का गहन अध्ययन करने के बाद कुछ ज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमने जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक्शन लिया और इसके बाद हमने जो भी एक्शन लिया उसका परफॉर्मेंस पे क्या प्रभाव हुआ, कार्य निष्पादन पे क्या प्रभाव हुआ। तो मूल रूप से जैसा कि हम पा रहे हैं कि यह एक सिस्टमेटिक या एक किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, जटिल समस्या को बहुत आसानी से समझने और समझाने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टूल हो सकता है, एक महत्वपूर्ण विश्लेषण का फ्रेमवर्क हो सकता है। तो इसको हम आज सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका एक संक्षिप्त परिचय हम जान ले कि यह एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हाल ही में जिसको डेवलप किया गया। प्रोफेसर सुशील ने इसको सन 1997 में अपने एक शोध पत्र में इसको प्रस्तुत किया। प्रोफेसर सुशील IIT दिल्ली के प्रोफेसर है, विख्यात प्रोफेसर है जो फ्लेक्सिबल सिस्टम्स मैनेजमेंट में अपनी शोध विशेषज्ञता रखते हैं। तो उन्होंने यह फ्रेमवर्क वर्ष 1997 में प्रबंधकों के लिए प्रस्तुत किया और इसकी अगर बात करें तो यह एक मोड ऑफ इंक्वायरी है। किसके लिए? मैनेजरियल सिचुएशंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रबंधक आए दिन किसी न किसी समस्या से जूझते हैं। तो जिन समस्याओं से उनका सामना होता है वे समस्याएं, हर समस्या अपने आप में अद्वितीय होती है, हर समस्या अपने आप में जटिल होती है, पेचीदा होती है और उसका समाधान निकालना बड़ी ही चुनौती उनको जान पड़ती है, क्योंकि हर समस्या नहीं है, हर समस्या नित्य नूतन निकल करके आ रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो मैंने कल सीखा था वो मुझे आज काम आ जाएगा। तो मूल रूप से बदलते परिवेश के अनुरूप जो समस्याएं आ रही है उसके अनुरूप जो क्या हमारी तैयारी हो सकती है उसमें यह फ्रेमवर्क बहुत हद तक हमारी सहायता कर सकता है। तो मूल रूप से यह उस तरह के इन्वेस्टिगेशन, उस तरह की समस्याओं की खोजबीन में हमारी सहायता करता है। मूल रूप से ये जो, जैसा कि हमने कहा, फ्लेक्सिबल सिस्टम्स मैनेजमेंट अर्थात जो लचीला तंत्र है, जो इलास्टिसिटी की हम बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं सिस्टम में, कि हम पर्यावरण को बदल नहीं सकते, पर्यावरणीय कारकों को बदल नहीं सकते, तो क्या पर्यावरणीय कारकों के अनुरूप खुद को ढाल सकते हैं जिससे कि हम अपनी तैयारी, अपने आप को ठीक तरह से तैयार कर सके और उस तैयारी में क्या हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो उसका एक महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क ये सैप-लैप एनालिसिस है।
आगे जो हम इसके बारे में परिचय के रूप में जैसा कि हम बता चुके हैं कि सैप जो है वो सिचुएशन, एक्टर और प्रोसेस की बात करता है, और लैब जो है वो लर्निंग, एक्शन और परफॉर्मेंस की बात करता है। तो ये दोनों मिल करके एक पूरा फ्रेमवर्क बनता है। और इसमें हम जो बात करते हैं, सैप में हम वर्तमान के जो हमारे घटक है, हमारे कारक है, जो प्रभाव हम पर डाल रहे हैं या जिनसे हम प्रभावित हो रहे हैं, उनका हम अध्ययन करते हैं। और लैब जिसकी बात करता है वह है कि संभावित क्या क्या बातें हैं जो इस परिस्थिति में प्रभावित कर सकती है, या इसके प्रभाव से और क्या क्या हो सकता है जिसके लिए हम स्वयं को सज्ज कर सके, स्वयं को तत्पर कर सके। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से हम सैप एनालिसिस को समझने का, संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिचुएशन सबसे पहले जो हम समझेंगे वह है सिचुएशन या परिस्थिति। परिस्थिति को समझना क्यों आवश्यक है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम कोई भी निर्णय निर्वात में नहीं लेते, कोई भी निर्णय एकांत में नहीं लेते। जो भी निर्णय हमें लेना होता है वह हमें अपने पर्यावरण के अधीन रहकर ही लेना होता है। तो जो भी निर्णय हम ले रहे हैं उससे पहले व्यक्तिगत जीवन में भी कहीं ना कहीं हम वस्तु स्थिति का मुआयना करते हैं, देखते हैं कि हमारे इस निर्णय से क्या क्या संभावित लाभ हो सकते हैं, क्या क्या संभावित हानियां हो सकती है, और इन लाभ हानियों के इतर भी इसके क्या क्या प्रभाव हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यह एक स्वाभाविक अध्ययन है जो हम नियमित अपने जीवन में भी करते हैं। और ठीक इसी प्रकार जब हम इसी को व्यवसायिक जीवन में भी करते हैं तो कहीं ना कहीं वह परिस्थिति का अध्ययन सबसे पहला जो सैप एनालिसिस का पहलू है, सिचुएशन को फॉर्म करता है, परिस्थिति को फॉर्म करता है। यह बात करता है व्हाट की, कि क्या परिस्थिति क्या है। अब परिस्थिति क्या है, इसका ये कहने के लिए तो एक प्रश्नवाचक शब्द ही है, लेकिन ये प्रश्नवाचक शब्द केवल एक शब्द में सिमट जाए ऐसा नहीं है। इसके कई सारे पहलू हैं। परिस्थिति क्या है? हम किसी भी अवधारणा को जब जानना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमारा होता है कि यह अवधारणा आखिर है क्या। तो ठीक उसी प्रकार हम पूछते हैं कि सिचुएशन या परिस्थिति आखिर है क्या। जब हम परिस्थिति का अध्ययन करते हैं तो परिस्थिति में हम पाते हैं कि परिस्थिति अपने आप में आइसोलेटेड नहीं है, पृथक नहीं है, बल्कि यह परिस्थिति भी कुछ लोगों पर निर्भर है और यह परिस्थिति कुछ प्रक्रियाओं पर भी निर्भर है। तो मूल रूप से जब हम कहते हैं कि यह परिस्थिति लोगों पर निर्भर है तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं कि लोग कौन है। लोग कौन है जो उस परिस्थिति की निर्मिति कर रहे हैं, लोग कौन है जो उस परिस्थिति को प्रभावित कर रहे हैं, या वे लोग कौन है जो उस परिस्थिति से प्रभावित हो रहे हैं, या वे लोग कौन है जो उस परिस्थिति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, जो वर्तमान में हो सकता है प्रभावित करते न दिखे लेकिन भविष्य में उनके निर्णय परिस्थिति को निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो बातें हैं वो हमारे एक्टर्स को इंगित करती है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो परिस्थिति है वह किन प्रक्रियाओं से प्रभावित हो रही है, यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को समझना, और केवल ये एक प्रक्रिया हो ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसी कई सारी प्रक्रियाएं हो सकती है जो आपस में अन्योन्याश्रित भी हो और आपस में अन्योन्याश्रित होते हुए भी स्वतंत्र रूप से दिखाई पड़ती हो। तो ये घटनाएं जो हो रही है हमारे आसपास की परिस्थितियों में, जो हमें घटनाएं दिख रही है वह किस प्रकार से घट रही है और किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित कर रही है, कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो ये सैप एनालिसिस का एक भाग हुआ जिसको हम कहते हैं कि हम जो अध्ययन कर रहे हैं ये अभी वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन है। तो सैप मूल रूप से वर्तमान या तो कुछ हद तक अतीत की बात कर सकता है और कुछ हद तक वर्तमान की बात करता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इतना अध्ययन कर लेने के बाद हमें यह देखना कि किस प्रकार अब हम आगे बढ़े, किस प्रकार के हम निर्णय ले जिससे कि हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, जिससे कि हमारा व्यवसायिक प्रतिष्ठान लाभान्वित हो, जिससे कि हमारे आने वाले जो निर्णय है वे भी सकारात्मक रूप से प्रभावित हो
न कि नकारात्मक रूप से। तो मूल रूप से जैसा कि हम पाते हैं इस फ्रेमवर्क में, जो हम ये एरो आप देख पा रहे हैं आगे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सैप से हम जब लैब की तरफ आगे बढ़ते हैं कि लर्निंग क्या है, कि हमने इस परिस्थिति के अध्ययन से और इन जो करता है उनके अध्ययन से और प्रक्रियाओं के अध्ययन से आखिर क्या, कौन सा ज्ञान, कैसा ज्ञान हासिल किया, क्या सीखा, और जो परिस्थिति है वह वैसी क्यों है, व्हाई। अगला जो प्रश्न हम पूछते हैं व्हाई, कि वह परिस्थिति वैसी है ही क्यों। जब वह परिस्थिति ऐसी है क्यों, इसका हमें उत्तर मिलता है तो कहीं ना कहीं हम एक एक करके उन सारी बातों को जानने का प्रयास करते हैं जो इन परिस्थितियों से निकल करके आ रही है। और यह ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्व का है लर्निंग। जितना अच्छी लर्निंग हमारी पिछले सैप एनालिसिस से निकल करके आएगी, कहीं ना कहीं वही लर्निंग हमें आगे बढ़ने में सहायता करेगी। तो यह सीख हमें प्राप्त करनी होती है सैप एनालिसिस से, और हम इस प्रश्न का उत्तर पाते हैं कि यह ऐसा क्यों है। क्यों है, इसका उत्तर मिलने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इस बात के लिए तत्पर पाते हैं स्वयं को कि हम क्या एक्शन लेने वाले हैं, अब हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो हमारी प्रतिक्रिया या एक्शन, हम उस लर्निंग से क्या निकल करके आ रहा है जिससे कि हम इस परिस्थिति को बेहतर कर सके, जिससे कि हम एक्टर्स को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके, जिससे कि हम इन प्रोसेसेस को और बेहतर बना सके। तो मूल रूप से जब हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन अपने आप में कई तरह के प्रश्नों को समेटे हुए है। क्यों? क्योंकि जब हमें क्रियान्वयन करना है, जब हमें एक्शन मोड में आना है, तो हमें कई तरह के प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसमें हम पाते हैं कि हमें एक्शन लेना है तो किसी कार्य को करना है तो कब करना है तो कहां पर करना है, कौन करेगा इसको और कैसे करेंगे। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर जब हम एक एक करके प्रकट करते हैं, एक एक करके इन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस जटिल परिस्थिति को और अधिक सरल बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं। और इसके सरलीकरण के बाद हम पाते हैं कि जो भी एक्शन हमने लिया, जो निर्णय हमने लिए, एक्शन या तो हमारे निर्णय हो सकते हैं, हमारे डिसीजन हो सकते हैं, या फिर वे त्वरित लिए गए कदम, त्वरित उठाए गए वे कदम जो कहीं ना कहीं हमारे व्यवसाय के कार्य निष्पादन को या उसके परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। तो जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमें यह देखना होता है कि इस पूरी गतिविधि का, इस पूरे विश्लेषण का मूल उद्देश्य क्या है। इस पूरे विश्लेषण का मूल उद्देश्य मूल रूप से यही है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है, जो हमारा कार्य निष्पादन है, जिस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं वह सकारात्मक रूप से प्रभावित हो, हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो। यदि हम प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़े, यदि हम अपनी बिक्री को बढ़ाना चाह रहे हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान के रूप में हमारे विक्रय को बढ़ाना चाह रहे हैं, उत्पादों की, प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाना चाह रहे हैं तो वे बढ़े, और यदि हम अपने कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं तो कॉस्ट कम हो। हमारे इस तरह के अन्य उद्देश्य हो सकते हैं। उन उद्देश्यों की पूर्ति हमारी किस प्रकार होगी, मूल रूप से परफॉर्मेंस उस तरफ इशारा करता है। और जैसा कि हमने देखा कि ये प्रक्रिया जो है वह एक लीनियर या रेखीय समीकरण नहीं है, बल्कि यह परफॉर्मेंस पर इसकी बात समाप्त नहीं होती है, बल्कि हम परफॉर्मेंस से पीछे हट के कई बार हम यहां जाकर के देखते हैं कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था पिछले सैप अध्ययन से, क्या वह उसके अनुरूप खरा उतर रहा है। यदि हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम वापस जाकर के देखते हैं कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया था सैप एनालिसिस से, वह क्या हम उसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन कर पाए हैं, ठीक प्रकार से एक्शन में ला पाए हैं। और अगर नहीं आया है तो इस प्रक्रिया को हम पुनः दोहराते भी है, लैब को हम पुनः दोहराते भी है। और जैसा कि हम पाते हैं
कि यह एक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस की बात करता है। तो इस स्लाइड के माध्यम से, इस चित्र के माध्यम से हमने सैप लैप एनालिसिस का एक विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास किया, एक थ्योरेटिकल मॉडल के रूप में समझने का प्रयास किया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यह सैप लैप एनालिसिस जब सबसे पहले दिया गया तो कुछ इस प्रकार से उसको प्रस्तुत किया गया, जैसा कि हमने बताया है पहले कि यह एक फ्लेक्सिबल सिस्टम्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जो कि हम प्रबंधकों की और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सहायता करता है किसी भी जटिल परिस्थिति को आसानी से समझने में। तो जैसा कि आप यह ऊपर वाला पोर्शन देख पा रहे हैं, यह हमको बताता है कि किस तरह से एक पोर्शन जो हमने देखा और एक जो पोर्शन हमारा है ये है। तो मूल रूप से जब हम यहां पर देखते हैं सिचुएशन, एक्टर और प्रोसेस, तो यहां पर इसका संक्षिप्त वर्णन आप पा रहे हैं जो कहता है फ्रीडम ऑफ चॉइस, अर्थात आपको चुनने की आजादी है, स्वतंत्रता है। क्या चुनने की आजादी है? तो चुनने की आजादी है कि एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, बाह्य जो फ्लेक्सिबिलिटी है वह कितनी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या व्यावसायिक प्रतिष्ठान अथवा प्रबंधक जो उसका एक्टर है वह सिचुएशन का एनालिसिस करके, परिस्थिति का अध्ययन करके और जो वर्तमान प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करके क्या फ्रीडम ऑफ चॉइस उसके पास उपलब्ध है वह उसका विश्लेषण करता है। और ये करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं कि वह किस प्रकार से लर्निंग, एक्शन और परफॉर्मेंस, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में समझने का प्रयास किया, उस पर अपने कार्य को आगे बढ़ाता है, बहुत हद तक उस पर भी उसकी सफलता निर्भर करती है। अब जैसा कि इसको और विस्तार से हम समझने का प्रयास करें और दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो यह जो फ्रेमवर्क है कुछ इस तरह से भी समझा जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मॉडल में एक ब्लॉक जो है, एक प्रखंड आपका जो सैप की बात करता है और दूसरा जो है वो लैब की बात करता है। तो इस सैप और लैब के इस आपसी तालमेल में जो हम पाते हैं उसमें सबसे पहले हम लेते हैं सिचुएशन। सिचुएशन को जब हम लेते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये मूल रूप से सिचुएशन में पाए जाने वाले, परिस्थितियों में पाए जाने वाले इंटरनल और एक्सटर्नल कंटेक्स्ट को लेकर के चलता है कि इसका संदर्भ क्या होगा। संदर्भ, उदाहरण के लिए कोई व्यवसाय है, अब उस व्यवसाय को किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए हमने देखा अभी हाल ही के वर्षों में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो अब इसका अगर सिचुएशन एनालिसिस करेंगे तो इसमें हमें देखना होगा कि इंटरनल संदर्भ क्या है, आंतरिक संदर्भ क्या है और बाह्य संदर्भ क्या है। तो जो हम आंतरिक संदर्भ की बात करते हैं तो जो ऑटोमोबाइल कंपनी है उनके पास अभी सेमीकंडक्टर चिप की उपलब्धता कितनी है और एक्सटर्नल अर्थात बाहर कहां से वो सप्लाई हो रही है। अब इसमें कौन कौन से ऐसे करता है, कौन कौन से लोग हैं जो इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, तो उन पे हम बात करेंगे। तो ये मूल रूप से स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, ये हितधारक, वे हितधारक हो सकते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यवसाय से संबंधित है। मूल रूप से जब हम सैप लैप एनालिसिस करते हैं तो हम जिन कर्ताओं पर मुख्य ध्यान देते हैं वे हमारे प्राइमरी स्टेक होल्डर्स ही होते हैं। प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हम किसको कहते हैं? प्राथमिक हितधारक वे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय से प्रभावित होते हैं और व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। तो जब हम कहते हैं प्रारंभिक या प्राथमिक स्टेक होल्डर तो ये वे पार्टीज होती है, उदाहरण के लिए हमारे एम्प्लॉइज, हमारे कर्मचारी, उदाहरण के लिए हमारे आपूर्तिकर्ता या सप्लायर्स, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे शेयर होल्डर्स। तो ये वे लोग हैं जो हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और हमारे निर्णयों से प्रभावित भी होते हैं। तो एक्टर्स में वे सारे आ जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हमारे निर्णयों का प्रभाव केवल प्राइमरी स्टेक होल्डर्स पर न होकर सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स पर भी होता है। सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स वे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो
प्रत्यक्ष रूप से ना सही लेकिन परोक्ष रूप से हमारे निर्णयों से, हमारे डिसीजन से प्रभावित होते हैं। तो सेकेंडरी स्टेक होल्डर्स को भी समझना आवश्यक हो जाता है। अब हमें ये देखना है कि इसमें सबसे अधिक महत्व के कौन है जो उस विशेष परिस्थिति विशेष से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, और उनका चुनाव करके तब फिर हमें आगे बढ़ना होता है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम प्रोसेस की बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं। तो जब हम प्रक्रिया की बात करते हैं तो प्रक्रियाएं मूल रूप से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का एक संयोजन है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने इनपुट के लिए अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बाह्य पर्यावरण पर निर्भर है, और जब वह अपना एक आउटपुट बना लेता है, अपने उत्पादों को बना लेता है, तो उन उत्पादों को बाहर भेजने के लिए भी कहीं ना कहीं वह अपने पर्यावरण पर निर्भर करता है। तो जैसा कि हम पाते हैं कि किस प्रकार वह ये कन्वर्जन की प्रक्रिया को करता है, परिवर्तन की प्रक्रिया को करता है, तो उसको समझ कर हम कहीं ना कहीं अपनी प्रोसेसेस को भी समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं लैब पे, जो इसका दूसरा पहलू है वह है लर्निंग। लर्निंग में हम जो सबसे पहली बात जिस पर हम प्रकाश डालते हैं वह है कि किस प्रकार हम की इंसाइट्स जो प्रॉब्लम से संबंधित है, जो समस्या जिसका हम सामना कर रहे हैं, सिचुएशन में जो हमने समस्या पाई, या समस्या एक भी हो सकती है और किसी एक संदर्भ से संबंधित अनेक समस्याएं भी हो सकती है, उप समस्याएं भी हो सकती है। तो उनका विश्लेषण करके, उनका अध्ययन करके हमने क्या उसमें से निचोड़ निकाला, और उस निचोड़ से हम ये पूछते हैं कि हमें ये करना ही क्यों है। और जब हम इसका उत्तर पा जाते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे क्या निर्णय होने वाले हैं, या क्या कदम हम उठाने वाले हैं उस परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए, उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए। यदि वह हमारे लिए उचित उपयोगी नहीं है तो उससे बाहर आना हमारा उद्देश्य होता है, उसको बेहतर बनाना हमारा उद्देश्य है। तो एक्शन में हम क्या करते हैं, मूल रूप से करेक्टिव एक्शंस की बात करते हैं, करेक्टिव मेजर्स की बात करते हैं, जहां पर हम उसको कैसे बेहतर बनाया जाए उस पर प्रकाश डालते हैं। और अंत में परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि किस प्रकार हमारा कार्य निष्पादन या हमारा परफॉर्मेंस, उदाहरण के लिए यदि मैं अपनी लागत को कम करने के उद्देश्य से इस फ्रेमवर्क को उपयोग कर रहा हूं, तो क्या मेरी लागत कम हो रही है? लागत कम हो रही है तो कहां कहां कम हो रही है, कैसी कम हो रही है, और इसमें क्या बेहतरी हो सकती है? इसके लिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं और फिर से हम इस लूप को दोहराते हैं, और हम पाते हैं कि यह एक सतत प्रक्रिया के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो यह कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबल सिस्टम्स मैनेजमेंट की इस मूल अवधारणा से जोड़ता है कि किस प्रकार हम स्वयं को बाह्य पर्यावरण के अनुरूप तैयार कर पा रहे हैं। अब ये जो स्लाइड है ये आपको समझाने का एक प्रयास है कि किस प्रकार से इसको हम अपने रियल लाइफ में सैप लैप एनालिसिस को कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से, इस स्लाइड के माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो यहां पर हम पाते हैं कि मूल रूप से जो स्लाइड जिसकी बात कर रही है, यह एक शोध पत्र है जिसको हाल ही में हमने एक गहन अध्ययन के बाद प्रकाशित किया। तो इसमें हमने पाया कि किस प्रकार से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या व्यावसायिक सामाजिक दायित्व का निर्वहन भारतवर्ष में कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस शोध पत्र में हमने इस फ्रेमवर्क का उपयोग करके एक गहन विश्लेषण करने का प्रयास किया। सैप लैप एनालिसिस के माध्यम से हमने यह समझने का प्रयास किया कि भारतवर्ष में वर्ष 2013 से पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी नहीं था, कानून वैधानिक दृष्टि से बाध्य नहीं था, वैधानिक बाध्यता इसके लिए नहीं थी। किंतु वर्ष 2013 के बाद से जो नया कंपनीज एक्ट आया उसमें इसको बाध्यकारी बना दिया गया उन कंपनीज के लिए जो जिनका लाभ एक सीमा में आता है।
तो मूल रूप से उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इस परिस्थिति में किस तरह से फ्लेक्सिबल सिस्टम्स मैनेजमेंट का यह टूल जो है हमारे लिए मददगार हो सकता है, और साथ ही यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो चेंज है उसको मैनेज किया जा रहा है। तो चेंज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वर्ष 2013 से पहले वस्तु स्थिति कुछ और थी और वर्ष 2013 के बाद वस्तु स्थिति बदल गई है, जहां की CSR अथवा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का किया जाना या न किया जाना अब व्यवसाय पर निर्भर नहीं है, अपितु बाध्यकारी है। ये सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा बाध्यकारी है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमने सिचुएशन को समझा, तो सबसे पहले हम सिचुएशन में लेते हैं करंट CSR नॉर्म्स क्या है। करंट CSR नॉर्म्स कंपनीज एक्ट के तहत ये है, जिसको आप स्लाइड पर पढ़ पा रहे हैं। 2% प्रॉफिट, अर्थात किसी भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो उस थ्रेशोल्ड में आता है जिसका कि लाभ एक थ्रेशोल्ड के ऊपर है, उनको अपने लाभ का 2%, और ये कैसा लाभ, विगत 3 वर्षों के लाभ, औसत लाभ का 2% CSR पर खर्च करना है। और इसका मैंडेट जो आता है वो सेक्शन 135 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 से निकल करके आता है। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भूमिका है और यहां पर आपको CSR डिस्क्लोजर भी करना है, आपको बताना है कि आपने किस प्रकार इसका उपयोग किया। ठीक इसी प्रकार अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो हमने जैसा कि हमने SWOT एनालिसिस में देखा था, O और T से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होता है, तो इससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को अगर वो CSR करते हैं, तो ब्रांड इमेज उनकी बेहतर हो सकती है, उनको और अधिक ग्राहक प्राप्त करने में लाभ मिल सकता है, उनके बिजनेस जो है वो सस्टेनेबल माने जा सकते हैं, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने की दिशा में वे अपने आप को अग्रसर दिखा सकते हैं, अग्रगामी दिखा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार इसको बड़ी पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है सरकार के द्वारा, यदि कोई कंपनी इस तरह का सामाजिक दायित्व अपना पूरा कर रही है, और अंत में रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का भी काम करता है कि जिस कंपनी के बारे में जब ग्राहक जानते हैं कि यह सामाजिक दायित्वों को बड़े बखूबी निभा रही है, तो कहीं ना कहीं ग्राहकों का रुझान ऐसी कंपनीज के प्रति बड़ा ही सकारात्मक देखने को मिलता है, ऐसा विगत शोधों में देखने को मिला है। ठीक इसी प्रकार इसके कुछ थ्रेट्स भी है, जैसे रेगुलेटरी प्रोविजंस या प्रेशर्स बढ़ता जा रहा है। ठीक इसी प्रकार इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है, कुछ अधिक व्यय हो जा रहा है हमारे प्रतिद्वंदियों द्वारा, हमारे कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, तो वह भी एक दबाव बनाता है हमारे ऊपर। ठीक इसी प्रकार कुछ कंपनीज जो है ये CSR सिर्फ इसलिए करती है कि उनको कंप्लायंस करना है, क्योंकि शासन का आदेश है, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं। तो ये कुछ थ्रेट्स भी है, जो चुनौतियां भी है, जिसको हमको साथ में लेकर के चलना है। जब हम एक्टर्स की बात करते हैं, तो एक्टर्स में इस परिस्थिति विशेष में सरकार स्वयं एक एक्टर है, कंपनी जो CSR कर रही है वह भी एक एक्टर है, और जो NGO या इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है जो CSR को इंप्लीमेंट करने में कंपनीज की सहायता कर रही है, वे भी कहीं ना कहीं एक्टर है। अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेस में। तो प्रोसेस में कई तरह की प्रक्रियाएं हैं जिनको हमें लेकर के चलना है। डेवलपिंग, सबसे पहले हम बात करते हैं CSR स्ट्रेटेजी या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म कैसा है कंपनीज का। ठीक इसी तरह से कंपनीज का एग्रीमेंट इंप्लीमेंटेशन पार्टीज या NGOs के साथ कैसा है, यदि वे NGO के माध्यम से अपनी CSR एक्टिविटीज कर रहे हैं तो, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से कर रहे हैं तो। ठीक इसी प्रकार प्रोजेक्ट अप्रूवल की स्थिति कैसी है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग की स्थिति कैसी है, इंपैक्ट असेसमेंट किस तरह से किया जा रहा है, और फाइनली किस तरह से वो इसकी रिपोर्टिंग करती है। अब ये SAP विश्लेषण हो जाने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पाते हैं कि किस तरह से हम इससे क्या हम लर्निंग लेते हैं। तो कई बार हम पाते हैं कि कुछ कंपनीज केवल विंडो ड्रेसिंग कर रही है कि सरकार ने कहा है कंप्लायंस करना है, इसलिए हमको कुछ दिखाना है कि हम समाज के हित के लिए कुछ कर रहे हैं। तो कुछ कंपनीज कुछ इस तरह की भी गतिविधियां करती पाई जाती है, तो यह इससे हमें एक सीख प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार सरकार जो कंपनीज है उनका सोशल डायमेंशन या सामाजिक बातों के प्रति अधिक झुकाव देखने को मिलता है, जबकि जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो उसमें सामाजिक के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों पर भी ध्यान देना उनका उद्देश्य होना चाहिए। यह एक तरह से एक पक्षीय झुकाव होता है।
आगे हम देखते हैं कि कंप्लायंस सेंट्रिक अप्रोच, जिस पे हम संक्षेप में चर्चा कर चुके हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं कि हम क्या एक्शन सरकार के द्वारा लिया जा सकता है, कंपनीज के द्वारा लिया जा सकता है इस स्थिति में, तो सबसे पहले हमें प्रॉपर नीड असेसमेंट करना पड़ेगा कि सीएसआर की आवश्यकता ही क्यों है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक सीएसआर की, कूटनीतिक सीएसआर किस तरह से लाभप्रद हो सकता है कंपनीज के लिए, जो कि लॉन्ग रन में कंपनीज के हित में हो सकता है। और ठीक इसी प्रकार समाज के हित के लिए वे क्या कर सकती है, प्रॉफिट स्लैब क्या क्या है। ठीक इसी तरह से सोशल इंपैक्ट बॉन्ड्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और अंत में हम बात करते हैं कि सीएसआर ओम्बड्समैन की जब सरकार घोषणा करती है तो उनको उनके सामने उनको प्रस्तुत करना होता है कि किस तरह से वे अपने सीएसआर एक्टिविटी को कर पा रही है। तो इस तरह से हम कई सारे एक्शंस लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर और कंपनी के स्तर पर, और इसका जो परफॉर्मेंस पे प्रभाव है, इसका जो निष्पादन पे प्रभाव है, वह है कि इससे जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता बढ़ती है। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो पारदर्शिता बढ़ती है। ठीक इसी प्रकार जो स्टेक होल्डर्स है उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हमारा ध्यान होता है। इसी प्रकार जो आउटकम है वे सबको दिखलाई पड़ते हैं, और जो डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस है वे भी कहीं ना कहीं उसको प्रमोशन मिलता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। और अंत में हम अधिक से अधिक सीएसआर बजट कंपनीज को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो हम पाते हैं कि किस तरह से यह परिवर्तन हुआ और इसको हमने क्रमबद्ध तरीके से किस प्रकार अध्ययन किया। तो यह दो तरह से बड़ा महत्व का बन जाता है। पहला है कि नीतिगत रूप से राष्ट्रीय स्तर पर, और दूसरा यह कंपनीज के लिए भी उतना ही महत्व का है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इस अध्ययन से हमने दो मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त किया। तो इसी तरह से हम परिस्थितियों के अनुरूप इस फ्रेमवर्क को उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हम पाते हैं इसके तीन मुख्य मॉडल है, सैपलैप एनालिसिस के तीन मुख्य मॉडल है। मॉडल 1 जो है वो मूल रूप से सामान्य प्रबंधकीय समस्या के समाधान पर प्रकाश डालता है। जो मॉडल 2 है वो चेंज मैनेजमेंट की बात करता है कि कभी भी कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे स्मूथ बनाया जाए, कैसे सुचारू रूप से उसको आगे बढ़ाया जाए। तो उस पर भी सैपलैप एनालिसिस बड़ा प्रभावी रूप से अपना कार्य करता है। और अंत में बात करता है फ्लेक्सिबिलिटी की। तो संक्षेप में हमने एक जो पिछले स्लाइड में जिस पे हमने चर्चा की, तो मूल रूप से दूसरा और तीसरा मॉडल हमने बहुत हद तक इसमें लगाने का प्रयास किया और समझने का प्रयास किया कि किस तरह से यह परिवर्तन हो रहा है और कैसे और यह बेहतर हो सकता है। इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ पर समाप्त करते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का धन्यवाद।